नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए, वीडियो को लेकर के बड़ी समस्या है कि किस तरीके से जीएस को स्कोर करा जाएगा, जीएस को कैसे अच्छा करा जाए। ये क्लासेस एक तो स्पेशल मैं वीडियो के लिए चला रहा हूँ और इसमें केवल और केवल हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को, केवल और केवल जीएस को कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जीएस की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेके आ पाऊँ। ये केवल और केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा? वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से है बस। बाकी देखो, इसमें ज़्यादा डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे। पहले उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो टॉपिक पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में जहाँ से ज़्यादातर सवाल आते हैं और क्या क्या सवाल आते हैं उन्हीं को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं आप लोगों को कि एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें वही बात करेंगे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। बेसिकली वीडियो जो देना चाह रहे होंगे या वो कोई एग्ज़ाम जो केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रहेगा, तो वो एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो जीएस में बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, जीएस में बड़ी समस्या का सामना करते हैं। तो देखिए, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना करा दूँ उसमें कि आप जब पेपर में जाएँ तो आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग कुछ भी तो नहीं जानते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये एक क्लास में कंबाइन कराऊंगा और अगली क्लास में इकोनॉमी और पॉलिटी ये एक क्लास में कंबाइन कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल जाए। और देखिए, ये क्लास एकदम तथ्य बेस्ड रहेगी, यानी कि हम उसी तरीके से बात करेंगे जो हमारा यूके SSS का एग्ज़ाम हमसे मांगता है। ठीक है, स्पेशल वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में आज कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक पे, आपके कमेंट पे निर्भर करेगा कि मैं सीरीज़ को कितना आगे ले जा पाऊंगा। क्योंकि अगर देखिए, मान लिया कि मैं लगातार मेहनत करता रहा इस पर, मैं अच्छे से करता रहा और मुझे कोई ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली कि यार बहुत कम लोग यहाँ पे शामिल हैं या बहुत कम लोग, ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग नहीं हैं, तो मैं सीरीज़ को फिर बंद कर दूँगा, मैं नहीं चलाऊँगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से इसे कर लूँ। आप लोग कृपया करके मेरे साथ रहना इसमें और हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए देखो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी को लेकर चल रहा हूँ। ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपने देखा होगा ज्योग्राफी में एक स्थिति बनती है भारत की अवस्थिति, यानी भारत कहाँ है, किस तरीके से कहाँ स्थित है, क्या क्या लैंड अक्षांश से क्या देशांतर है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी के अंदर, यहाँ से सवाल बनते हैं। इसे सीखने के लिए मोटे मोटे तौर पर देखो, मैं अलग से जब ज्योग्राफी बढ़ाऊंगा तो वहाँ आप सीखोगे। अभी आप बस एक चीज़ मोटी मोटी सीखिए। अगर मैं इसे पृथ्वी मानता हूँ कि ये पृथ्वी है, तो देखो पृथ्वी पे बीच से एक रेखा खींची गई जिससे मैंने क्या कहा, भूमध्य रेखा, यानी कि भू माने पृथ्वी और पृथ्वी के बीच से एक रेखा खींची गई, भूमध्य रेखा, या इसी को मैंने एक नाम दिया विषुवत रेखा। ठीक है, ये नाम मैंने दिया और इसी को मैंने माना 0 डिग्री। इसके लिए बात करूँ तो यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर, यानी कि नॉर्थ में, ऊपर क्या होता है दिशा, उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ दिशा होती है, ये होती है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण, ये होती है मकर रेखा। दो चीज़ें आपको जाननी है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। दूसरी बात, अगर मैं यहीं पे एक रेखा यहाँ से खींच दूँ बीचों बीच, जिसे मैं 0 डिग्री कह देता हूँ, इसे बोलते हैं यामोत्तर प्रथम, यानी कि प्राइम मेरिडियन, तो 0 डिग्री होती है। लेटिवी रेखाएं, यानी कि ये क्या कहलाती हैं, जो अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा वो क्या कहलाती हैं, जो लेटिवी रेखा होती हैं, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब क्या है, अक्षांश रेखा है। ध्यान रखना, यहाँ से पेपर में सवाल बन सकता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और आपकी भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं कैसी होती है, अक्षांश रेखा होती है, लेटिवी। और जो खड़ी हुई रेखा होती है इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं। ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर देखो भारत की बात करें तो भारत आपका इस वाले हिस्से में पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। क्या पढ़ते हैं
क्या बोलते हैं इसे हम लोग, उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में। और भारत को अगर एक तरीके से देखें तो भारत बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा अगर मैं और नीचे करूँ तो भारत के बीच से क्या गुजरती है आपकी, ये रेखा गुजरती है, यानी कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम लोग जानेंगे इस चीज़ को, बताऊंगा मैं डिटेल में, थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखना चाहें यहाँ पे तो आप देख लेंगे कि कर्क रेखा यानी कि भारत का संबंध कर्क रेखा से है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से कोई मतलब हमारा नहीं है। दूसरी चीज़, इसे यामोत्तर प्रथम बोलते हैं और ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी क्या होती है, अक्षांश होती हैं और ये देशांतर होती हैं। देखो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से। अच्छे से नोट्स बनाना, समझ के चलना, आप बिल्कुल अच्छे से समझोगे बच्चे, मज़ा आ जाएगा यार, मैं यकीन कर रहा हूँ। देखिए मेरा विश्वास करना, मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अभी जो आपका पेपर हुआ है ना सचिवालय रक्षक का, सचिवालय रक्षक का 100% पेपर, 2 सवाल करंट अफेयर के छोड़ देता हूँ, 28 सवाल यानी कि 100% सवाल हमारे पेपर कॉपी से आए हैं, हमारी जो जीएस से हैं, जो मैंने पढ़ी है हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप बस साथ रहना और आप देखेंगे कि मैं वहाँ पर पॉइंट आपको कर दूंगा कि ये पेपर में आता है, ये पेपर में नहीं आता है, क्या क्या पेपर में आता है, तो आप बस साथ बने रहना। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंद कर देना है, नहीं कर देना। आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय गुजार करके मेरे साथ आइए। आपको जीएस में अगर अच्छे नंबर ना आए तो मेरा कान पकड़ ना करके, ऐसे हमारे मास्टर जी कहते थे पहले एक, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। देखो ये भारत मान के चलना, मेरा थोड़ा सा भारत हो सकता है कि गड़बड़ा जाए, लेकिन ऐसे मान के चलना कि ये क्या है, ये भारत ही है, ठीक है। ये मान के चलना आपकी ये क्या है, भारत की स्थिति है। ये मैं थोड़ा सा छोटा सा भारत मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मान के चलना कि ये भारत है। अब देखो अक्षांशीय विस्तार, मैंने कहा लेटीवी रेखा, यानी कि यहाँ से जो शुरू होता है और यहाँ तक जो जाता है वो क्या है, वो अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि मैं कहूँ कि ऐसे अगर मैं दूरी नाप रहा हूँ, ऐसे मैं लंबाई नाप रहा हूँ, तो वो क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार क्या है, वो यहाँ से यहाँ, सबसे दूसरी लाइन जो है वो क्या है, वो अक्षांशीय विस्तार है। यानी यहाँ से यहाँ, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ ऐसे। तो दोनों बातें समझे, यहाँ से यहाँ ऊपर नीचे अगर मैं बांटूंगा, यानी कि ये पूरा पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में देखता हूँ तो वो क्या है, अक्षांश है। और देशांतर क्या है, पूरा पश्चिम की लंबाई। ध्यान से देखना बात को, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। पहली चीज़ अक्षांशीय विस्तार क्या है, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, देखिए अगर मैं शुरू करूँ कहाँ से, इसकी लाइन से, यानी जहाँ से भारत का स्थलीय भाग शुरू होता है, तो ये कन्याकुमारी शुरू होता है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होता है, कन्याकुमारी से शुरू होता है, तमिलनाडु से शुरू होता है, कैप कैमोरिन से शुरू होता है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार अगर मैं डालूँ तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मैंने बताया ना ऊपर की तरफ है हम लोग, तो नॉर्थ में आपका ऊपर क्या बढ़ेगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, वो यहाँ। अगर मैं अंडमान निकोबार को हम लोग यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो जब यहाँ से मापते हैं तो ये क्या होता है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होता है। ध्यान से समझना, अगर मैं पूरे भारत को देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं केवल स्थलीय भाग से नापूं तो वो क्या होता है, 8 डिग्री से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेना, अच्छे से बढ़ा लेना, कभी गड़बड़ कर लो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से और यहाँ नापे तो देखिए देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये किस में चला जाएगा, वो हमें किस में बांटती है, ईस्ट में बांट देती है, ठीक है। ध्यान से देखना, भूमध्य रेखा नॉर्थ और साउथ में बांटती है और वही आपका प्राइम मेरिडियन या उत्तर प्रथम वो ईस्ट और वेस्ट में नापती है, ठीक है। ध्यान से समझना बात को। अगली बात अगर मैं करूँ, देशांतरीय विस्तार कितना है हमारा, वो तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट,
ठीक है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और वहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये दोनों हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। पेपर में सीधा पूछा जाता है। इसके अलावा पूछे जाते हैं हमसे पॉइंट, तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ आपका इंदिरा पॉइंट होता है, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। जो यहाँ अगर बात करूँ, यहाँ बात करूँ तो वो कन्याकुमारी है। समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो आपका इंदिरा कोल हो जाएगा, इंदिरा कोल। अब लद्दाख में पड़ रहा है ये, ध्यान रखना, कभी गड़बड़ ना कर बैठो। ये गुजरात के अंदर गुहार मोता हो जाएगा, और सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का केविथु गांव। तो ये बेसिकली छोटा सा आपको क्या है कि भारत में ध्यान रखना, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, साथ में इसके बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, सब बातें ध्यान रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार सवाल आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ। बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो, जैसे भी आपको करना है। और मेरी सलाह ये रहेगी कि कम से कम इस क्लास को बहुत अच्छे से नोट्स बना लो आप लोग। अब देखिए, ये तो रही अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की बात। इसमें अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, देखिए भारत का क्षेत्रफल कई बार पूछ लिया जाता है, आपको सीधा नंबर की तरह याद कर लीजिए, 3287,263 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल इतना होता है। लेकिन यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लगभग कितने प्रतिशत है, 2.4%। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भारत का क्षेत्रफल दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, 2.4% है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2.4% है। और भारत की आकृति कैसी है, चतुष्फलीय, चतुष्फलीय। ठीक है, भारत की आकृति अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो चतुष्फलीय है, ध्यान रखना। या चतुष्कोणीय कह सकते हैं आप, चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं या चतुष्फलीय। ठीक है, दोनों बातें चल जाएंगी। इसके अलावा क्षेत्रफल देख लिया। अगर जनसंख्या की बात करता हूँ मैं यहीं पे आपसे, तो जनसंख्या देखिए 2011 के अनुसार कितनी है, वो 121 करोड़ है। हालांकि वो बढ़ जाएगी अब, लेकिन 2011 के अनुसार इतनी है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हम पूरी दुनिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या को अपने यहाँ होल्ड करते हैं। तो वो कितनी है, लगभग 17.5%। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। यानी कि अगर पूछा जाए कि कुल क्षेत्रफल का, पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का हम कितना रखते हैं, 2.4%, और पूरी दुनिया की जनसंख्या का हम कितना रखते हैं, 17.5%। दोनों पेपर में सवाल बहुत आते हैं, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है स्थलीय सीमा की। ये पुलिस के पेपर में भी आया था मेरे बच्चों, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, वो सीमा जो हमारा स्थल बनाती है। यानी कि अगर मैं इस हिस्से को छोड़ दूँ तो ये क्या है, ये तो तटीय सीमा हो जाएगी सारी। इसके ऊपर ये वाला हिस्सा सारा क्या है, ये स्थलीय सीमा बनाता। तो आपको स्थलीय सीमा देखना है। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी पेपर में लमसम इसे 15,200 किलोमीटर भी दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी कभी 15,106 नहीं होता है, क्या मिलता है, 15,200 मिलता है, और यही हमारा आंसर होता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 15,106 बच्चे बहुत गलती कर बैठते हैं यहाँ पे कि 15,106 नहीं, 15,200। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक होती है तटीय सीमा, और ये जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था उसमें सवाल आया था, बहुत बच्चे गलती करके आए कि कितनी होती है, 7,516.6। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर होती है, और वहाँ ऑप्शन में दिया गया था 7,516 और 7,517। होना क्या चाहिए था, 7,517। क्यों, क्योंकि इसे लमसम हम कितना लिख सकते हैं, 7,517 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद 5 आ जाए या इससे बड़ी संख्या हो तो हम इस संख्या को बढ़ा देते हैं, इसे काउंट कर लेते हैं आगे। बच्चे बहुत गलती करके आए यहाँ पे। तो ये कितना है आपकी स्थलीय तटीय सीमा, 7,517 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसमें भी दो बातें हैं कि अगर तटों में भी देखोगे तो इस वाले इलाके में आपका अंडमान निकोबार पड़ेगा, इस वाले में आपका लक्षद्वीप पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों द्वीप को हटा दूं, इन दोनों द्वीप समूह को हटा दूं, तो केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा बेटे वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा जो लगाता है, सबसे ज़्यादा तो वो लगाता है गुजरात,
और सबसे कम जो लगाता है वो लगाता है गोवा। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ें, दोनों बढ़िया आंकड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े स्थलीय सीमा को लेकर के, तटीय सीमा को लेकर के और मुख्य भूमि की तटीय सीमा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखने की कोशिश करिएगा। चलिए देखो, कई बार ना हम लोग इसमें फंस जाते हैं कि हम किस किस के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, किसके साथ ज़्यादा करते हैं, किसके साथ कम करते हैं, तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से ना अभी पेपर में एक सवाल आया था, शायद फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था, आई थिंक बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करके आए हैं। उसमें पेपर में आया था कि रेड क्लिफ रेखा को लेकर के आया था कि वो किस किस के बीच है। यानी कि हम सभी ने पढ़ा है कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन ये बच्चे समझ ही नहीं पाए, वहाँ ऑप्शन में था नहीं, तो भारत और क्या दिया था उन्होंने, सॉरी बांग्लादेश दिया था। तो बच्चे सोचा कि शायद ये नहीं, आप बहुत सारे बच्चे अफगानिस्तान लगा के आ गए हैं वहाँ पे, ये गड़बड़ करके आ गए। चलिए समझते हैं। देखो भारत के साथ जो बॉर्डर साझा करते हैं, बॉर्डर साझा, ये सब क्या है, स्थल, स्थलीय बॉर्डर। ठीक है, इसके लिए याद आप क्या रखेंगे कि बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया। ठीक है, यानी ब से बन जाएगा बांग्लादेश, और ये क्रम से ही है। बांग्लादेश के बाद च से बन जाएगा चीन, चीन से बनेगा पाकिस्तान, मतलब प से बनेगा पाकिस्तान, न से बनेगा नेपाल, म से बनेगा म्यांमार, ब से बनेगा भूटान और ए से बनेगा अफगानिस्तान। पहली बात, ये सारे के सारे क्रम से हैं, यानी कि अगर पूछा जाए भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करेगा तो वो बांग्लादेश, कितनी, 4096 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि किसके साथ सीमा साझा करेगा तो बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, सबसे कम सीमा साझा किसके साथ करेगा, अफगानिस्तान, कितनी, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास। दोनों बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको चलो दिखा देता हूँ कि भारत पाकिस्तान कहाँ है, किस किस के साथ किधर पड़ रहा है, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। इसे समझना कि ये भारत ही है भाई। ठीक है, मान के चलना कि ये भारत ही है, थोड़ा सा आइडिया ही हमें चाहिए बेसिक्स। ठीक है, देखो अगर मैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ये यहाँ इधर कोने में बांग्लादेश है, चीन ये इधर वाले कोने में, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा लगाता, पाकिस्तान ये इधर है। ठीक है, इधर बांग्लादेश है, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, नेपाल आपका ये यहाँ बिहार वाला इलाका जो है वो नेपाल में है, म्यांमार आपका ये वाला इलाका म्यांमार में है, भूटान ये वाला इलाका आपका भूटान में पड़ता है, और अफगानिस्तान ये छोटा सा इलाका आपका कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, दोबारा बता देता हूँ, अफगानिस्तान ये छोटा सा इलाका है, भूटान ये इलाका आपका भूटान है, म्यांमार आपका ये वाला इलाका है पीछे वाला, और नेपाल आपका ये वाला इलाका है, पाकिस्तान ये वाला इलाका है, पंजाब राजस्थान, चीन आपका ये वाला इलाका है, और बांग्लादेश आपका ये वाला इलाका। ठीक है, इनके साथ फिर अलग अलग सीमाएं रेखाएं भी हम बनाते हैं, उन्हें क्या है मानते हैं। देखो यहाँ बहुत बड़ी गलती बच्चा क्या करता है कि बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो देखो बांग्लादेश के साथ एक्चुअली बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था, पहले भारत का था, फिर उसके बाद अगर मैंने आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन बताए थे कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन के दौरान दो हिस्से हो गए थे, एक पूर्वी है ना बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, उसमें भी एक हिंदू बाहुल्य हो गया था, एक मुस्लिम बाहुल्य हो गया था। बाद में जब बंटवारा हुआ तो उस दौरान ये पाकिस्तान की तरफ चला गया, और पाकिस्तान की तरफ जाने के बाद 71 में जब हमने युद्ध लड़ा तो हमने एक नया देश बनाया बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी कौन सी रेखा बनती है, वो रेड क्लिफ रेखा बनती है बेटे, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, वो बांग्लादेश के साथ बनती है। चीन के साथ हमारी रेखा मैकमोहन रेखा है, और हाल फिलहाल में भी क्या हुआ है कि अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को इंटरनेशनली मान लिया है, तो ये ध्यान रखिए, इस पर बड़ा विवाद चलता था। पाक के साथ हमारी क्या है, वही रेड क्लिफ रेखा है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखो गड़बड़ नहीं करनी, मैंने बच्चों को सीधा सीधा बताया था, बच्चे बहुत अच्छे से सवाल अटैम्प्ट भी कर गए। रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश, चीन मैकमोहन, पाकिस्तान रेड क्लिफ, और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है हमारी। ठीक है, डूरंड रेखा, ये ध्यान रखेंगे। ये सब स्थलीय सीमा है। इसके अलावा तटीय सीमा हम दो देशों के साथ बनाते हैं। तटीय सीमा वो कौन कौन से, नीचे छोटा सा निकला हुआ आपने देखा होगा, श्रीलंका। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि भारत का मैप जब भी बनाते हैं तो हम श्रीलंका को क्यों दिखाते हैं,
कोई मुझे ज़रूर बताना, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताना मुझे कि श्रीलंका का नक्शा भारत के नक्शे के साथ क्यों दिखाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ मालदीव, एक जो हम सीमा बनाते हैं किसके साथ बनाते हैं, मालदीव के साथ बनाते हैं। तो दो चीज़ें आपको ये बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में इतनी बातें रखेंगे आज, थोड़ा सा इसमें जानते हैं। अब हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, इतनी बातें ज्योग्राफी में रखेंगे आज। सच में बहुत अच्छी सीरीज रहेगी आपके लिए ना, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली इसमें मेरे साथ, तो देखो हो सकता है कि बहुत कुछ हम लोग अचीव कर पाएँ। और देखिए, इतिहास में हम लोग आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, और वही बातें बता दूंगा जो पेपर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, फालतू बातें नहीं करेंगे। कभी डिटेल में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको प्राचीन भारत, तो आपको बिल्कुल डिटेल में सिंधु घाटी समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी में आपने देखा कि सिंधु घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता भी होती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति इस तरीके से लिखा मिलता है। देखिए ध्यान रखना, सबसे पहले क्या हुआ था कि हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है। और वो जो खोज करने वाला था वो चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति है। 1826 में एक व्यक्ति है चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने खोज करी थी किसकी, हड़प्पा की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, हड़प्पा संस्कृति भी पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले खोज चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की करी थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके नाम सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता को आपने देखा, सिंधु घाटी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके जो दो नाम आपको ध्यान रखना है। पहला नाम क्या ध्यान रखना है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि पहली बार कांस्य का जो इस्तेमाल माना जाता है वो कब माना जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय माना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही कांस्य बनाया गया था। कांस्य एक मिश्रित धातु होती है जिसमें दो धातुओं का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताओ कि कांस्य किन किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है, ठीक है। कृपया करके बताइए, ठीक। मैं बता ही रहा हूँ, अगर आपको पता है कि वीडियो पॉज करके बता दो, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। देखो, तांबे और टीन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कांस्य बनता है। दूसरा, ये नगरीय क्रांति है, ठीक है। इसका क्या नाम, प्रथम नगरीय क्रांति भी किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो दो चीज़ का नाम इसका जरूर ध्यान रखना आपने, पहला कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा इसका प्रथम नगरीय क्रांति, ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात करते हैं, काल की बात करते हैं, निर्धारण देखिए, कार्बन डेटिंग के हिसाब से, जिसमें अंदर कार्बन 14 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस कार्बन 14 के इस्तेमाल के बाद, कार्बन डेटिंग के बाद ये बात सामने निकल के आती है कि इसका जो समय रहा होगा लगभग वो इसके आसपास रहा होगा। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, ही अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग समय बताया होगा सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, लेकिन एक सर्वमान्य समय के रूप में अगर हम बात करें तो वो लगभग कितना है, 2500 से 1750 BC के आसपास, यानी ईसा पूर्व के आसपास का क्या समय है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। दो बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ जो पद्धति है, यानी कि जो आपको नगर मिलेंगे, नगर विन्यास की पद्धति कैसी है, यहाँ जो नगर मिलेंगे आपको, नगर ऐसे मिलेंगे, 90 डिग्री पे मिलेंगे, छोटी छोटी सड़कें मिलेंगी और सीधा सीधा आपको बढ़िया पानी की व्यवस्था मिलेगी, नालियाँ मिलेगी, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो इसलिए ये एक तरीके से देख करके लगता है जैसे जाल की तरह हो, यानी कि इसकी पद्धति या नगर विन्यास की पद्धति क्या मानी जाती है, वो जाल पद्धति मानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। वो कैसा माना जाता है, ग्रिड सिस्टम माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या माना जाता है, वो ग्रिड सिस्टम माना जाता है, ठीक है। ये नगर विन्यास की इसकी पद्धति है। आगे अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, इसमें एक दो चीज़ें और बता देते हैं, उसके बाद क्लास ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है। देखो, इसके अलावा इसमें हम जान सकते हैं कि इसमें नगर विन्यास की पद्धति, जाल पद्धति है। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, नगर बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और ईंटों का प्रयोग में आपको केवल इसका डायमेंशन याद रखनी है, 4:2:1, यानी कि ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है वो 4:2:1 है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। नगर बनाए गए होंगे, पक्के मकान बने होंगे, और पक्के मकान यानी मकानों का निर्माण क्या कहलाता है, वास्तुकला। तो पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वास्तुकला की शुरुआत सबसे पहले किसने करी है, वो कौन है, सिंधुवासी हैं। सिंधुवासी, सिंधु सभ्यता के लोग ही क्या माने जाते हैं, वास्तुकला की शुरुआत माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसी को हम प्रथम नगरीय क्रांति बोलते हैं अपने क्षेत्र में, प्रथम नगरीय क्रांति। इसलिए
ये माना जाता है कि वास्तुकला की शुरुआत भी किसने करी होगी, सिंधु वासियों ने करी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है कृषि की, ठीक है। और देखो कृषि को अगर मैं बात करूँ तो देखिए पहली चीज़ गन्ने का साग से तो नहीं मिलता, जो वर्तमान में गन्ना हम बोए जा रहे हैं तो गन्ना तो नहीं मिलता। सबसे पहले चावल या धान जिसे हम कहते हैं, धान के साग से मिलते हैं। आपको ये ध्यान रखना कहाँ से मिलता है, लोथल से और रंगपुर से मिलते हैं। लोथल से मिलेंगे और साथ साथ कहाँ से मिलेंगे, रंगपुर से मिलेंगे, चावल के साग से मिलेंगे। दूसरी बात यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ये सवाल बहुत बार पेपर में आ चुका है, कई बार पेपर में आता भी है कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो कपास की खेती सबसे पहले किसने शुरू करी थी, वो सिंधु वासियों ने शुरू करी थी। तो सबसे पहले कपास की खेती, सबसे पहले कपास की खेती ये किसकी देन है, ये सिंधु वासियों की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 1000 बार पेपर में आ गया होगा कम से कम, ठीक है। सबसे पहले कपास की खेती, लोअर पीसीएस में भी आया था, ये पीसीएस के अंदर भी सवाल आया था, ध्यान रखना। सबसे पहले कपास की खेती किसने शुरू करी थी, सिंधु वासियों ने। इसके अलावा हल को जानते थे, हल से परिचित थे, यानी जुते हुए खेत वगैरह देखने को मिलते हैं, हल के नमूने देखने को मिलते हैं, मिट्टी के हल देखने को मिलते हैं, तो हल से परिचित थे। इसके अलावा जुते हुए खेत मिलते हैं, ठीक है। आप बताओगे जुते हुए खेत मिलेंगे कहाँ से, कालीबंगा से, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिलेंगे। और साथ साथ इनके सरसों के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से सरसों के साक्ष्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सरसों के साक्ष्य मिलते हैं और जुते हुए खेत मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी बातें रख रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आई हो, क्लास समझ में आई हो, लगता है कि हाँ यार ये सवाल पेपर में आते हैं, पुराने पेपर उठा लेना, इनमें से कम 2, 3, 4 सवाल आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप जीएस को मेरे साथ बस देख जाएँ, यानी कि आप ये कर लें कि जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ते रहिए, उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ना मैं आपको मना करता हूँ और नहीं आपको मेरी बात माननी भी चाहिए। लेकिन मैं बस आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आपसे एक सहयोग चाहता हूँ कि आप लोग, मैं जितनी जीएस यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ देख लो बस, ठीक है। और अगर इम्प्रूवमेंट ना लगे, नंबर ना बढ़े, तो भैया मज़ा नहीं है फिर बिल्कुल भी बात में, हम ये क्लास ही बंद कर देंगे बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिए आप लोग, यार मेरे साथ आ जाइए, बस आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।